नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। धीरेन्द्र पुंडीर जी इस समय बिहार में हैं। अलग अलग जगहों पर दौरे भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। कल प्रधानमंत्री की समस्तीपुर रैली में भी थे। तो जाहिर है जो अलग अलग लीडर इस समय वहां जिन बिंदुओं पर फोकस कर रहे हैं वो उससे भी परिचित हैं। जो लोगों का मूड है वो उसको भी जान पा रहे हैं, और वातावरण क्या है इस समय जमीन पर वो उससे भी अवगत है। इन पर तो उनकी राय लेंगे ही, हाल जानेंगे ही, लेकिन जरा ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि तमाम तरह के एलिगेशंस, वोट चोरी, एसआईआर का विरोध और जो भी छिछली राजनीति हो सकती है, आरोप हो सकते हैं, इन सब के बाद जो फाइनली वोटर लिस्ट सामने आई और अल्टीमेटली चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई और अब चुनाव प्रचार चल रहा है। 6 नवंबर 11 नवंबर को मतदान भी हो जाएगा, 14 नवंबर को रिजल्ट भी आएंगे। तो इस बीच जो बड़े सवाल हैं बिहार को लेकर के और बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर के कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, यानी जो नतीजा आएगा, जिसकी भी सरकार बनेगी, वो महागठबंधन की बनेगी, एनडीए की बनेगी, ये 14 तारीख को पता लगेगा। मोटे तौर पर एक सुगबुगाहट है, एक फीडबैक जमीन से आ रहा है जिसमें लग रहा है कि एनडीए का अपर हैंड है, महागठबंधन पिछड़ गया है। अंदरूनी जो लेग पुलिंग होती है उसके चलते भी, ईगो के चलते भी एक लैक है चुनाव प्रचार की रणनीति को लेकर के भी। अभी तक भी पता नहीं है कि राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे, पहुंचेंगे तो कब पहुंचेंगे। ऐसे में अकेले तेजस्वी ही हेलीकॉप्टर की उड़ान भर रहे हैं। तो इस नतीजे का नेशनल पॉलिटिक्स पर भी और आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं, बंगाल के हैं, असम के हैं, केरल के हैं, तमिलनाडु के हैं, पुडुचेरी के हैं, और फिर 2027 में कुल मिलाकर के 7 राज्यों के हैं। तो इन पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो सीधे जुड़ लेते हैं धीरेन्द्र पुंडीर जी से और उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। आप म्यूट हैं शायद। सर नमस्कार। आपको भी बहुत और तमाम दर्शकों को भी मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार ओसीएन नेटवर्क के। तो धीरेन्द्र जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि कल आप एक जनसभा में होकर के आए हैं, और ये जनसभा भी किसी और की नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी। कुल मिलाकर के इम्पैक्ट क्या है, लोगों का मूड क्या है, और प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? देखिए, एक बात तो साफ है कि जो प्रधानमंत्री जिस उसको टारगेट करना चाह रहे हैं, जिस वोटर्स ग्रुप को चाहते हैं कि उसको बहुत निशाने पे रखा जाए, नजर में रखा जाए, और वो उनका प्राइम जो ऑब्जेक्ट है वो भी वही दिखता है, तो उसको उन्होंने कल एड्रेस किया, अच्छे से एड्रेस किया। सबसे बड़ी बात है कि बिहार एक ऐसे राज्य में तब्दील हो चुका कि जहां महिलाओं की संख्या ही ये तय कर रही है कि आखिर आने वाली सरकार का स्वरूप क्या होगा, सरकार कौन सी होगी, जो बड़ा ही दिलचस्प सा एक अलग सा माहौल मुझे दिखता है। आज कई अखबारों में भी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी की रैली के जो महिलाओं के शॉट्स हैं, जो महिलाओं का पूरा अलग से जो पार्टीशन होता है उसके अंदर कैंप के जहां वो रैली करते हैं सभा स्थल में, उसकी भीड़ के फोटो तमाम चीजों पर है। तो ये बताता है कि कम से कम जो इंटैक्ट वोट है नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार ने जिस वोट बैंक को सृजित किया है अपनी जाति के दायरे से बाहर निकल के, वो वोट बैंक आज भी उनके साथ खड़ा है, और प्रधानमंत्री मोदी के साथ आने के बाद वो सवाया हो जाता है। जो हम लोगों के कहते हैं कि एक का सवाया हो गया, तो वो सवाया होते हुए दिख रहा था। उन्होंने जो अटैक करने की कोशिश थी वो सही जगह पर की। उन्होंने सबसे बड़ा जो एक
चूंकि कई बार कहते हैं कि जो चीज आपके लिए एक जमाने में बेहतर होती है, अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो जो घी आपके लिए सबसे बेहतर होता है, देसी घी, वही आपके लिए सबसे बड़ा जहर की तरह काम करने लगता है अगर आपका पेट खराब हो। उसी तरह से अभी जिस लालटेन को पूरे उसमें लालू प्रसाद यादव ये दिखाया करते थे, उसको अपने जब चुनाव चिन्ह मिला था तो आप देखा होगा कि ये कहा करते थे ये गरीब के हाथ की रास्ते है, और करप्शन अपर कास्ट का वो एक बड़ा वो कहते थे, डेवलपमेंट जो है अपर कास्ट के लिए करप्शन का एक टूल है, वो डेवलपमेंट के उस पर कहते थे। और लाइट बिजली इन सब से कोई मतलब नहीं। उस वक्त वाकई बिहार में ये स्थिति थी, क्योंकि अगर 1990 की बात करें जब वो मुख्यमंत्री बनते हैं, उस वक्त बिहार के लगभग 40 से 60% हाउस होल्ड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के थे। तो उनको लग रहा था कि उनका जो चुनाव चिन्ह है वो एक बहुत ही बेहतर चुनाव चिन्ह है और उन्होंने बहुत अच्छे से उसको छांट के लिया है। लेकिन कल जब प्रधानमंत्री मोदी सभा के अंदर लोगों से कह रहे थे कि आप मेरा एक काम कीजिए, मोबाइल निकालिए और फिर इसकी लाइट जलाइए, अब लालटेन की जरूरत क्या है, तो वो सिर्फ यही नहीं कह रहे थे कि वो एक ये लालटेन चिन्ह की बात कर रहे हो, वो बेसिकली जो आइडियोलॉजी आरजेडी की थी, जिसको ये लगता था कि सामाजिक न्याय का मतलब ही विकास विरोधी होना होता है, वो ये मैसेज अपने समर्थकों को देने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि देखिए इस समय एक बड़ी चीजों में अगर मैं कहूं, बहुत ही एज ए पॉलिटिकल यहां देखने के बाद कह सकता हूं कि बहुत टाइट रोप पे चलने वाली किसकी स्थिति है, वो जेडीयू और बीजेपी की है। क्योंकि बीजेपी और जेडीयू लंबे समय से, भाई इस बार की सत्ता में भले ही उनके हम लोग 6 बार से ज्यादा उनके पलटने की बात पर जिक्र जरूर करें, लेकिन फिर भी हमको ये देखना होगा कि आपको एंटी इनकम्बेंसी काटनी है। किसको? नीतीश कुमार को काटनी है, वो उनको नहीं काटनी। लेकिन आप इसके बावजूद देखिए, ये बड़ा विलक्षण बात है और मुझे बड़ी दिलचस्प लगती है कि बिहार में आज तक विपक्ष निशाने पर है, यानी तेजस्वी आज भी कानून व्यवस्था के निशाने पर है, उनकी पार्टी, क्योंकि उस वक्त का दौर ऐसा ही था। और इस बात को प्रधानमंत्री मोदी न केवल अपने भाषण से, बल्कि अपनी जो चुनावी कैंपेन है, जिसमें उन्होंने इस बार जंगल राज के नाम पर जो उस वक्त कितनी हत्याएं हुई थी उसका टोटल निकाला है। उस दिन, जिस दिन हत्याएं हुई, रेप हुआ या नरसंहार हुआ, उस दिन के अखबारों की कटिंग उन सबको पोस्टर में बदला है। तो मुझे लगता है कि वो इस चीज को, इस चुनौती को समझते हैं और उसको कन्वर्ट करने की स्थिति में कोशिश कर रहे हैं कि ये जीत की स्थिति में। और अभी आपकी बात सही है कि वो अपर हैंड पे है। अगर मेरे से पूछे कि उन्होंने मैसेज अपना कन्वे किया और वोट बैंक को अपने वोट बैंक को सैचुरेट किया, उनका सबसे बड़ा वोट बैंक जो उनकी यकीन का केंद्र है वो है महिला वोटर्स, और उनकी संख्या देखकर मुझे लगता है बीजेपी और जेडीयू दोनों प्रसन्न हो रहे होंगे। धीरेन्द्र जी, कर्पूरी ठाकुर के गांव जाकर के और उनको सम्मान देना और ये याद दिलाना उनके समर्थकों, उनके सपोर्टर्स को और बड़े वर्ग को कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न हमारी सरकार ने दिया, ये सम्मान देने का फैसला हमने लिया, इससे पहले किसी को उनकी सुध नहीं आई। इसके अलावा देखिए, प्रधानमंत्री मैसेज भेजने के मास्टर हैं। जब कल बड़ी माला उनको पहनाई जा रही थी तो उन्होंने इधर-उधर देखा और नीतीश कुमार का हाथ पकड़ करके माला के भीतर लिया। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। बहुत सारी राज्यों में हमने सभाएं देखी हैं, अकेले प्रधानमंत्री रहते हैं माला में, लेकिन उन्होंने नीतीश बाबू को माला के अंदर लिया। और ये सब देख करके कि कर्पूरी ठाकुर को याद कर रहे हैं बीजेपी के सर्वोच्च नेता, कल राहुल गांधी को सीताराम केसरी की भी याद आ गई। वहां पर एक सीताराम केसरी का चित्र रख करके उन पर माल्यार्पण करते हुए दिखाई दिए राहुल गांधी। बल्कि मैं तो इसको कांग्रेस की बड़ी भूल कहूंगा कि आप पहली बार सीताराम केसरी को याद भी कर रहे हैं, फूल भी चढ़ा रहे हैं, पर आपने लगे हाथ वो प्रकरण भी लोगों की स्मृति में ताजा कर दिया जब उनकी नेम प्लेट उखाड़ करके कांग्रेस मुख्यालय से फेंकी गई थी और जब वो अपनी धोती संभालते हुए किसी तरह अपनी गाड़ी तक पहुंचे थे, जब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके साथ धक्का मुक्की कर रहे थे,
सोनिया गांधी की ताजपोशी करने के लिए सीताराम केसरी का अपमान किया गया था। तो प्रधानमंत्री का एक एक मोमेंट, एक एक फैसला, एक एक कदम, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल छोड़ जाता है, बहुत सारे संकेत दे जाता है। देखिए, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जब कोई चीज का फैसला लेते हैं, उनकी टीम कुछ ना कुछ एक अलग चीज के साथ आती है। मतलब जितना लोग यहाँ, उनका पूरी पार्टी, उनके तमाम लोग यहाँ, जो पार्टी के अध्यक्ष हो, स्थानीय इकाई हो या केंद्रीय इकाई हो, जो सोचती है उससे अलग आईडी के साथ प्रधानमंत्री मोदी अक्सर आते हैं। और वो अपने वो जो भी तरीका होता है, वो संवाद के साथ बेहतर तरीका होता है। आप ये देखिए, कर्पूरी ठाकुर का जो ये समय है, जिस समय उन्होंने इसको चुना चुनाव के वक्त, तो ये बात वो उसी समय तय कर चुके होंगे। अगर हम कहें कि जब उनको भारत रत्न दिया जा रहा था, तब उन्होंने अपने आने की तारीख भी तय कर ली होगी। वो ये है, क्योंकि बीच में ये भी चर्चा रही, बहुत ही विश्वसनीय जो कह सकते हैं साथियों के अगर माध्यम से हम बात करें, कि जो आने का दौर था, जो उनको पहले भी बुलाने का एक आयोजन में उनको जरूरत बुलाया गया था, लेकिन वो उस वक्त नहीं आए, किसी व्यस्तता की वजह से नहीं आए। कारण तो यही बताया जा सकता है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि वो ये जानते हैं कि मुझे किस वक्त अपनी बिसात पर कौन सा मोहरा उठा के चलना है। तो उन्होंने कर्पूरी ठाकुर का उस वक्त जो इस्तेमाल किया है, मतलब माफ, मैं इसको इस तरह नहीं कहूंगा, लेकिन नहीं पॉलिटिकल नहीं, वो लैंग्वेज यही राजनीति में तो ऐसे ही कहा यही जाएगा। यही भाषा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वो है कर्पूरी ठाकुर, भारत रत्न दिया उस पार्टी ने, और उसके बाद उस पार्टी ने ये भी कहा, और वहां क्यों कहा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि और समस्ती उनके उनके बेटे को कैबिनेट में लिया। जी, और वो जो सीट है वो बड़ी इंटरेस्टिंग सीट, वहां का जातीय गणित भी आप देखेंगे तो ये बड़ा, बाकी सब पूरे राज्य में अगर हम लोग उस समुदाय जिससे कर्पूरी ठाकुर आते थे उसकी जनसंख्या देखते हैं और इस सीट पर देखते हैं, तो वो 5 से 18% तक हो जाती है। यानी 9 से 10%, वैसे 5 वो अमूमन ये माना जाता है। चूंकि देखिए, जातीय आंकड़े तो 1931 के आधार पर हैं, बाद में यहाँ सर्वे भी हुआ, उसका थोड़ा सा एक असर है, लेकिन फिर भी हम लोग ये मानते हैं कि वहां काफी ज्यादा है। और आसपास के इलाकों में आज भी कर्पूरी ठाकुर जो ईबीसी है, यानी जो बहुत ही बैकवर्ड इलाका जो एक अलग से सर्जित किया गया है, वहां आज भी कर्पूरी ठाकुर एक इमोशनल इशू है। और बिहार में ये इश्यूज आज भी सरवाइव कर रहे हैं, परसिस्ट करते हैं, और इन पे वोट होता है। ये अगर हम लोग बिहार के गांव गांव घूमते हैं तो उसको समझते हैं। तो उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। दूसरा, कई बार मुझे लगता है कि राहुल गांधी एक उस बॉलर की तरह है जो ये सोचते हैं कि सिर्फ फास्ट बॉल फेंकनी है हमको। वो ये सोचते हैं कि मैं जितनी तेज फेंकूंगा उससे सामने वाला बैट्समैन जो है वो बहुत डर जाएगा। तो वो इसी कोशिश में मुद्दे लाते हैं, मुद्दे उछालते हैं। वो उनको वो नहीं करते, उनको रेशनलाइज करने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर मैं ये देखूं कि वो इस तमाम मुद्दों में, आप गौर कीजिए कि वो सीताराम केसरी का नाम दे बैठे, अपने से सीताराम केसरी का। जिस सीताराम केसरी को जिस तरह से अपमानित किया गया था, और उनको राशन वाला, उनकी जाति के और तमाम चीजों के आधार पर उनको माफ कीजिएगा, जिस तरह से अपमानित किया था, वो बड़ा कांग्रेस की राजनीति का एक ऐसा चैप्टर है कि जिसको कोई भुला नहीं पाते। 1998 में जब उनको अध्यक्ष बनाने की कोशिश की गई थी, तो कांग्रेस की जो कार्य समिति थी उसकी मीटिंग के बाद 9 मार्च को उन्होंने इस्तीफा दिया। बाकायदा सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में उनको इस्तीफा दिलाने के लिए प्रेशर बनाया गया। केसरीवाल ने 9 मार्च को इस्तीफा दिया, 10 को वापस लिया। इसके बाद तनाव बढ़ गया, और 14 मार्च वो तारीख थी 1998 की, जब सोनिया समर्थक कार्यकर्ताओं ने उनको घेर लिया, कमरे से बाहर निकालने के लिए घसीटा गया, उनके साथ बदतमीजी की गई, गालियां दी गई, और उनकी धोती खींची गई, खोल दी गई, जिससे वे अपमानित हुए। उन्हें उठाकर फुटपाथ पे फेंक दिया गया। ये सब करने के बाद, और कुछ ने कहा, ये आरोप उस समय के याद है हम लोगों को, चूंकि हम लोग उस समय जर्नलिज्म के शुरुआती उसमें थे, कि साहब उनको पहले घर के बाथरूम में किया गया, फिर बाहर मुख्यालय से बाहर निकाला गया, और उनका पोस्टर हटा के बाहर सोनिया गांधी का पोस्टर लगाया गया। आप ऐसे अपमान की गाथा को ले आए हो। ये ऐसे ही है। मान लिया आप शोएब अख्तर होंगे, मान लिया आप 150 किलोमीटर की रफ्तार से बॉल फेंक रहे होंगे, लेकिन आपके सामने सचिन तेंदुलकर है। गलती से भी फुल टॉस मत दीजिए,
वो बाउंड्री के बाहर मिलेगी, स्टेडियम के बाहर मिलेगी बॉल। तो आप ये क्यों कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आता ऐसे वक्त में जब चुनाव इतना बिल्कुल एकदम सम पे आ चुका है और इस समय पूरे जो भी एक गलती है वो किसी भी चुनाव की गलती को बदल सकती है। हमको याद है कि अगर हम लोग मोहन भागवत के उस बयान को याद करें जिसने 2015 का पूरा इलेक्शन बदल दिया, तो एंड टाइम की बात है ना ये। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को ये गलतियां वो कौन कराता है, क्यों वो करते हैं, ये बात मुझे लगता है कि बड़ी दिलचस्प है। ये मेरे लिए ये बात बहुत जरूरी है समझने की, आखिर उनके पास वो कौन से सलाहकार हैं, कौन उनका थिंक टैंक है जो बार बार उनकी पार्टी को ऐसी स्थिति में ले जाके खड़ा करता है। कोई जरूरत नहीं थी इस वक्त सीताराम केसरी की, इतने दिन तक आपने नहीं याद किया। तो आप इसको अपने आप लाकर कोशिश करते हो कि ये जो है बिल्कुल कि उनको लाएं और फिर उनके साथ अपने आप उस पर गच्चा खा जाएं। कर्पूरी ठाकुर चूंकि खुद ही उससे आते हैं, इतने अति पिछड़ा वर्ग से, और ऐसे में आपने सीताराम केसरी को भी ले लिया। तो ये तो मिल के अगर वो कहीं इधर उधर जाने की कोशिश भी थी, लोग भूलने की कोशिश करते 27 साल पुरानी घटना को, तो आप फिर से उठा लाए। तो मैं उसको तो ऐसे ही देखूंगा। और प्रधानमंत्री मोदी तो इसका इस्तेमाल करते हैं, वो तो कभी छोड़ते नहीं है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने उसका सही से नहीं, सबसे बड़ा सवाल धीरेन्द्र जी यही बनता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये काम कर सकते हैं तो कांग्रेस क्यों नहीं कर सकती। केवल संविधान दिखाने से या जाति जाति और आरक्षण की बात करने से आप राजनीति साध लेंगे क्या, लोगों के दिल जीत लेंगे क्या, वोट पा लेंगे क्या? वो करके दिखा रहे हैं। उन्होंने अगर कर्पूरी ठाकुर को सम्मान दिया है तो उससे पहले उनको भारत रत्न दे दिया, उनके बेटे को कैबिनेट में ले लिया, तब जाकर के वो उनके गांव जाकर के उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं और चुनाव के समय कर रहे हैं, तो इसका एक अलग ही मैसेज जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ठीक है, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और ऐसे नरेंद्र मोदी को, माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में दर्शकों को सूचना जी दे दूं, दर्शकों को, चूंकि कृष्णा अल्लावरू है उससे अब जिम्मेदारी ले ली गई है बिहार की, क्योंकि अभी बीच में अविनाश पांडे को, जिसको एक और गुप्त हथियार मानते हैं कांग्रेस के नेता अपने लिए, उनको ऐसी तमाम जगह पर भेजा जाता है, लिहाजा उनको बिहार भेजा गया। इससे पहले कल कृष्णा अल्लावरू से उनको दी गई एक जिम्मेदारी वो भी ले ली गई थी। तो मुझे यूथ लगता है कांग्रेस वाली ले ली गई थी, यूथ कांग्रेस वाली, तो मुझे लगता है कि अब जो है कांग्रेस ने बिना कुछ पहले से ही हार स्वीकार करके कारणों की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग भेज दिया। मैं तो यही मानता हूँ। गलती पे गलती, मतलब एक प्रामाणिक व्यक्ति को भेजा जाना चाहिए। जहां भी चुनौतीपूर्ण चुनाव हो वहां आप किसी ऐसे व्यक्ति को भेज दें जिसके बारे में इससे पहले कोई जानता नहीं था, और इनके बारे में ये बिल्कुल प्रचारित है इस समय पूरे बिहार में भी और बिहार के बाहर भी कि ये जब से गए हैं वहां डेरा जमाया है, ये लालू प्रसाद यादव से भी नहीं मिले। और जो रायता बिखरा है, मतलब मेरे वो तो सबके सामने है। मेरे एक जर्नलिस्ट मित्र हैं, कल उनकी बड़ी अच्छी टिप्पणी आई, और जब हम लोग बात कर रहे थे, उन्होंने चूंकि उन्होंने बड़ा एक अच्छा शब्द इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती ये है कि कृष्णा अल्लावरी को एकदम केजी से उठा के, यानी वो किंडरगार्टन के स्टूडेंट थे, उनको सीधा यूनिवर्सिटी में भेज दिया गया। और ये बात इतनी, मुझे लगता है कि जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, बहुत अच्छे से करीब से समझते हैं राजनीति को, उन्होंने कल ये बड़ी शानदार टिप्पणी की। और मुझे लगता है कि आज उसका हम लोगों को कोई वो नहीं है कि उनकी इस बात का, आज ही हम लोगों ने प्रत्यक्ष प्रमाण देख लिया कि वो केजी के स्टूडेंट थे, आपने उसको बिहार जैसी यूनिवर्सिटी को वीसी बना के भेज रहे थे, तो वो चल कैसे पाते। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कल की घटना बड़ी इंटरेस्टिंग थी। पहले जो हालात पैदा हुए उसको सुलझाने के लिए अशोक गहलोत को भेजना पड़ा। अशोक गहलोत बाकायदा तेजस्वी के घर गए, वहां बैठ करके उनको मनाने समझाने की कोशिश हुई, नाराज लालू को मनाने की कोशिश हुई। उसके बाद मुकेश साहनी नाराज होकर के गाल फुला करके बैठ गए, 1 घंटा उनको समझाने में लगा अशोक गहलोत को, और तब जाकर के ये घोषणा हो पाई
कि साहब इनका नेतृत्व रहेगा और ये डिप्टी रहेंगे, लेकिन उसके बाद तो रायता और बिखर गया है। अभी कांग्रेस के नेताओं के बयान आ रहे हैं कि हम अपना एक दलित डिप्टी सीएम बनाएंगे और एक मुस्लिम बनाएंगे। तो कितने डिप्टी सीएम बनेंगे इस सरकार में अगर इनको बहुमत मिल जाता है? दरअसल मैंने मैं हंस भी रहा था कल, एक ऐसा बड़ा अच्छा मुझे जोक याद आ रहा था जब मैं अशोक गहलोत के सुनने के बाद ये सुन रहा था, क्योंकि एक एक दोस्त ने पूछा अपने दूसरे दोस्त से कि यार मैं स्विट्जरलैंड जाना चाह रहा हूँ इस छुट्टी में, मैं सोच रहा हूँ कि स्विट्जरलैंड में परिवार को लेकर छुट्टी मनाने जाऊं, कितना खर्चा आ जाएगा। तो जिस दोस्त से उसने पूछा उसने कहा कि 0 पैसा। उसने कहा क्या मतलब? उसने कहा कि सोचने के पैसे थोड़े ही लगते हैं भाई, जाने के लगते हैं, तो तुम सोच रहे हो। तो देखिए, वो एक डिप्टी सीएम बना सकते हैं, 4 डिप्टी सीएम बना सकते हैं, बल्कि 112 उपजातियां हैं जिनको टिकट नहीं मिला है मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस में, तो आप उन सबको डिप्टी सीएम बना सकते हैं, किसी को बना सकते हैं। 6-6 महीने आप रखते रहिए, अब आपके ऊपर है। ये इस तरह का भी ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है, लेकिन ऐलान करने में क्या जाता है। और जब मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं तो मैं किसी को कुछ भी दे सकता हूं। आप मुझसे कहेंगे कि मैं यूरोप, जैसे याद होगा कि जब आम आदमी पार्टी के बीच में एक बार वॉर हुई थी, जब इसको निकाला गया था कुमार विश्वास को पार्टी से, तो उससे पहले आपको याद होगा इसको राजस्थान का चुनाव इंचार्ज बना दिया गया। ये बहुत प्रसन्न था। तो मैंने, जब हम लोग की बातचीत हो रही थी, हमने कहा कि यार बुरुंडी का भी बना सकते हैं भाई, पूरे देश को दे सकते हैं, आपको एक राज्य ही दिया है उन्होंने। ना तो वहां कभी चुनाव लड़ पाई, ना कभी लड़ने की सोची, लेकिन साहब बन गए। तो इसी तरह से यहाँ ये जो सब चल रहा है कि साहब इनको दलित को भी बना देंगे, सबको बना देंगे, उनको ये लग रहा है कि किसी भी तरह येन केन प्रकारेण, क्योंकि साम दाम दंड भेद के लिए तो आपके पास होना चाहिए कि आपके पास इतना समझ हो कि आप रणनीति बना सकें, दाम आप दे सकें, और वो आपके पास है नहीं। तो ऐसे में आपके पास दंड देने की शक्ति नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप झांसा देंगे। तो ये झांसे हैं और ये झांसा प्रसाद होके निकलेंगे। मुझे लगता है कि ऐसा भी संभव है। हाँ, मतलब एक बड़ी अच्छी बातचीत है, हमारे दोस्त शायद देख रहे थे लाइव पे, उन्होंने कहा कि ऐसा भी संभव है वो जो है एक सीएम बाकी सबको डिप्टी सीएम बना देंगे। ये कांग्रेस में मतलब मुझे लगता है हाल ये है कि सूत ना कपास जुलाहे से लट्ठम लट्ठा, तो दूर दूर तक अभी सत्ता का। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि लोकसभा चुनाव में ठीक है भारतीय जनता पार्टी को इंडिपेंडेंटली पूर्ण बहुमत नहीं मिला, 240 पर अटक गई, 32 सीट दूर। लेकिन उसके बाद जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं उनमें से 4 में भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है। जम्मू कश्मीर में पिछले विधानसभा चुनाव में 25 सीटें मिली थी, इस बार 29 मिल गई। हरियाणा में तीसरी बार लगातार सरकार बनाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस महाराष्ट्र में 31 सीटें इनके विरोधियों ने जीत ली थी लोकसभा की, वहां भी सरकार बना लेना और लगभग एक तरफा बहुमत हासिल करना बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और दिल्ली से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को निकाल बाहर करके यहां सरकार बनाना 27-28 साल बाद, यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ऐसे में अब बिहार, जहां कई बार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, और जाहिर है एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन अगर जमीन पर काम दिखाई दे रहा है, लोगों के जीवन में एक परिवर्तन दिखाई दे रहा है, एक संभावना भी दिखाई दे रही है, और दूसरी तरफ इनका जंगल राज से लेकर के और तमाम जो इनके अंदरूनी झगड़े, सिर फुटौल, खींचातानी, ज्यादा से ज्यादा हड़पने की कोशिश करना, ये सब झगड़े टंटे हैं। ऐसे में बिहार का रिजल्ट आपको क्या आते हुए दिखाई दे रहा है? नंबर 1। नंबर 2, इसका इम्पैक्ट आने वाली भारत की राजनीति और आने वाले राज्यों के चुनाव पर क्या होगी? देखिए, अभी तो मैंने कहा कि चुनाव हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन जनता अंदर से उसको लिखती है। अगर हम लोग ये कोशिश करें कि इस समय क्या माहौल है, तो माहौल का हिसाब ये बताता है कि जब आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की लहर नहीं दिख रही हो, जब आप सड़क पर कोई लहर महसूस नहीं कर रहे हैं, तो हमेशा इसका उल्टा होता है कि आप ये मान लीजिए कि जो पार्टी या जो सरकार में है या जो सरकार सत्ता में है, वो लोग अपने जो मैनिफेस्टोज है उसको
कुछ हद तक लागू कर पाए हैं और लोगों को सैचुरेशन की स्थिति तक ला पाना आज के समय में, जब हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इसके बावजूद इसका मतलब ये माना जाता है कि सरकार को बहुत कोई खतरा नहीं है, जनता उसको रिपीट करना चाहती है। अगर आज की डेट में हम लोग देखें, एक टेम्पो दिखता है, एक आपको राजनीति में आप क्या होता है कि सड़क पर महसूस करते हैं, और ये महसूस आप तब करते हैं जब आप सड़कों पे घूमते हैं, जब आप किसी के साथ बैठते हैं। आज बड़ी दिलचस्प स्थिति थी कि मैं एक जगह बैठा और बैठने के बाद नीचे जो जूता ठीक करते हैं उनके पास में बैठ गया, नीचे ही बैठा था, 3-4 लोग वो बैठे थे, बात करने लगे। तो पहले तो वो डर जाते हैं, अमूमन ये मानना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ कास्ट स्पेसिफिक डोमिनेंस एरिया होता है, तो वो बहुत ही बड़ी ताकतवर कास्ट का डोमिनेंस एरिया है। वहां मैं बैठा था तो उनके साथ बात करने लगा तो थोड़ा सा हिचक गए। कैमरे पर उन्होंने मना किया कि साहब हम कैमरे पर नहीं बोलेंगे। तो मैंने कहा अच्छा, ऐसे ही बैठे बात होने लगी। तो बात होते होते उन्होंने कहा कि साहब आपको सड़कें दिख रहा है? तो मैंने कहा ये तो लालू यादव ने बनवाई है। कहने लगा कि नहीं, ये बनवाई होगी उस समय, क्योंकि उस समय यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन ये सड़क कंटिन्यू मेंटेन की जा रही है। ये एक मुझे बताइए, आप जूता ठीक करने वाला बोल रहा है कि ये सड़क बिल्कुल सही रह रही है बाबू, ये बहुत बड़ी बात है। फिर कहा हंसते हुए कि देखो मेरे घर में, अच्छा मैं बराबर में बैठे हुए आदमी से पूछ रहा था उसके कि आपको 10,000 रुपया मिला है? तो कह रहा नहीं मिला है। तो हमने सरकार काम कर रही, कह रहे हाँ बहुत कर रही है। तो मैंने सोचा ये आदमी, इसको पैसा भी नहीं मिला, सब भी सरकार, तो मैं समझ नहीं पाया। बहुत सारी चीजें यहाँ आपको ऐसे सीधे समझ में नहीं आती। तो बराबर वाला जो बुजुर्ग था, चश्मा उसका टूटा हुआ, एक रस्सी बांधे हुए जैसा अमूमन होता है यहाँ गाँव में बांध देते हैं, तो उसने कहा कि साहब हमको 10,000 मिला है, मतलब उनके घर में परिवार में मिला है। तो हमने कहा इनको नहीं मिला। कहने लगे इनके मेहरारू नहीं है इनके घर में कोई लड़की नहीं है, तो इसलिए नहीं मिला, नहीं तो सबको मिला है। फिर उन्होंने पूरी योजनाएं गिनवाई और उन्होंने ये तक बताया कि भाई ये जो सरकार है ये काम कर रही है, और हम लोग उनके घर में 22, उसने बताया कि मेरे घर में 22 वोट है जो मोदी को जाएंगे। कह रहे इससे पूछो इसको राशन मिलता है कि नहीं? तो उसने तुरंत कहा बोरा पैक मिलता है। अब मैंने देखा नहीं कि पूरा बोरा कैसे किस तरह कह रहा था, वो कह रहा पूरा पैक बोरा मिलता है साहब, और क्या चाहिए मुझे? कह रहा मैं यहाँ बैठ के खा रहा हूं, हम खाएंगे, अपने मेहनत की खाएंगे, ये सुनते आए थे। ये पहला आदमी है जो हमको बिना मेहनत के भी खाने को दे रहा है। मतलब उसका जो टोन था, मैं ये कहूं तो आपको ये समझना, मतलब मुझे लगता है कि वो इशारों से बताने की कोशिश कर रहे थे कि सरकार ने अपना काम किया है। कल रैली में जितनी महिलाएं थी उसमें से लगभग ऐसी महिलाएं भी हमको मिली जिनके अकाउंट में अभी पैसा नहीं गया, क्योंकि पैसा जा रहा था और अब ये प्रोसेस शायद इलेक्शन की वजह से रुकी होगी। तो उसमें से मैंने उनसे पूछा कि आपको तो पैसा नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि पैसा मिले ना मिले हम मोदी को वोट देंगे। इसके बाद आज फिर एक जगह बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, मैंने कहा कि वो तो 30,000 रुपया देने की बात कर रहा है तेजस्वी, और आप कह रहे हो 10,000। तो उसने कहा अब वो तो मिलने की बात है ना, ये तो दे रहे हैं, उनका तो सुना है हमने। वो खुद कह रहे कि इनका तो दे रहे हैं, हम तो इसको कैसे खोदे जो मिल रहा है, क्योंकि उनके बारे में हमने सुन रखा है। क्योंकि उम्र कम थी बच्ची की, तो उसने कहा उनके बारे में हमने सुन रखा है, तो वो बदलेंगे हमको नहीं दिखता है। और एक बड़ी अजीब सी बात हुई कि जब आप अपना पक्ष साबित करना पाते हैं, और जातीय राजनीति में ये बड़ा टफ पोजीशन होती है, जब आप उनसे ऐसे सवाल पूछ दें कि साहब गुंडई हुई थी कि नहीं, फिर मैंने पूछा कि ये सड़क तो अच्छी है या नहीं जो तुम्हारे सामने है, अब वो उसको कैसे मना कर दे। तो फिर उन्होंने कहा कि साहब ये बात तो ठीक है। वो बड़ी विलक्षण बात मुझे लगी। उस बुजुर्ग ने कहा कि साहब आप ये तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप सोचिए हर एक औरत को 10-10 हजार रुपया दे दिया, उनको काम करा रहे हैं, हमारे घरों की इज्जत बाहर चली गई। ये बताइए साहब, वो रिकॉर्ड में है। मैं हंसते हंसते कि आप तेजस्वी को जिताना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप उसके लिए तर्क कहां से ढूंढेंगे? तो ये एक इस तरह के तर्क भी आपको वहां मिलेंगे जिस जातीय राजनीति में। और चूंकि बिहार बड़ा इंटरेस्टिंग, आज एक बड़ा डाटा था मुझे, बड़ा उसको पढ़ने के बाद लगा कि बिहार कंटिन्यू राष्ट्रीय आय से इतने परसेंटेज कम था, वो शुरू से था, लेकिन नेशनल आय के 54% पर था वो, जितनी आय थी, मतलब उसकी 54% बिहार में थी जब आजाद हुआ देश। मतलब शुरुआत में पहला चुनाव होता है जब 51 का 52 का जब विधानसभा चुनाव हुआ। लेकिन जब लालू यादव यहाँ 97 उसमें थे 5 में, उस समय सबसे ज्यादा नीचे आ गई, 27% पर आ चुका। अभी भी हालांकि बीच में आगे बढ़ी थी ये,
अभी भी नीचे इनके में भी गिरी है, इनके में 31-32% है, बहुत ज्यादा। आप सोचिए सबसे नीचे है। और ये एक और डाटा बताता है कि अगर आपके राज्य में कोई सरकार बन रही हो ना स्थायित्व की, तो उसका मतलब अपने आप में विकास नहीं हो जाता, उसके लिए नेताओं का विजन चाहिए होता है। स्थायी सरकार होना विकास नहीं होता, क्योंकि यहाँ इतने समय अगर हम लोग 1967 से देखते हैं तो 5 साल में 3 साल में 5 मंत्री 8 मुख्यमंत्री इस तरह बदले हैं। यहाँ एक मुख्यमंत्री मुझे हैरानी है 5 दिन रहे सतीश, उसके बाद एक 53 दिन रहे। तो ये तो इस राज्य में इस अस्थायित्व के बावजूद आपने स्थायी होना, आपने मान लिया कि लालू प्रसाद यादव है और सरकार 15 साल चल गई तो इसका विकास का मतलब नहीं है, और 20 साल चल गई तो भी विकास के आंकड़े अगर सही आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं एंटी इनकम्बेंसी उन लोगों को, मुझे नहीं लगता। क्योंकि कल एक बड़ा मैंने उनसे कहा भी कि आप ये शब्द शायद सही नहीं कह रहे हैं, थोड़ा सा भाषा हमेशा टीवी पर थोड़ा बेहतर रहनी चाहिए जब आप सार्वजनिक संवाद कर रहे हो। उन्होंने कहा, जब मैंने कहा कि भाई रोटी उलटनी पलटने की बात कर रहे हैं आरजेडी के समर्थक कि भाई एक वो, तो उसने कहा कि बाप बहुत पुराना हो जाता है तो क्या बदल दें। तो मैंने कहा कि ये सही शब्द नहीं है, आपकी उपमा सही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो हम क्यों बदल दें। ये उनका समर्थक था। और चूंकि वो बेल्ट है, वो कभी पासवान की बड़ी समर्थित बेल्ट थी, तो वो मुझे लगता है कि उनका अगर मैं कहूंगा तो बेहतर है। और ये सरकार अभी की डेट में जब हम बात कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारे दर्शक इस बात के लिए बहुत नाराज ना हो बाद में, अगर आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो कोई इस तरह का साइन नहीं दिख रहा है। क्योंकि अंदर अंदर ऐसी कोई क्रांति यहां नहीं हो रही है कि साहब अंदर अंदर लोगों ने बदल दिया हो। क्योंकि वो बदलाव के लिए आपको जातीय वो तोड़ना पड़ेगा। जातीय जो दायरा है उससे बाहर निकलते हुए वोटर्स नहीं दिख रहा है। और जो वोटर्स दिख रहा है वो है महिलाएं, और उनको नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं है, मोदी उनको सवाया करते हैं। जी, यहाँ का इम्पैक्ट बंगाल के चुनाव पर आएगा? एक बड़ी दिलचस्प स्थिति है जो मैं कल जब बीजेपी के दफ्तर पर था तो मैं ये सोच रहा था कि ये बीजेपी के लिए बड़ा वो होता है, धर्म संकट का चुनाव होता होगा। क्योंकि उसको जीतना है, जीतने के बाद इसका श्रेय नीतीश कुमार को जाना है, ये बड़ी बात होगी। लेकिन हारने का श्रेय, हारने का जो अपमान है वो बीजेपी को पूरी देश में झेलना होगा। तो इसीलिए बीजेपी अपनी ताकत को पूरी झोंकती है, और जब वो यहां का असर उठाती है तो बंगाल तक उसका असर इसलिए जाएगा, उस जीत के मायने होंगे क्योंकि कभी बिहार 1912 तक इसी राज्य का हिस्सा था, बंगाल का हिस्सा था बिहार। तो आप अगर आबादी का देखेंगे, बहुत सारी कस्टम्स का देखेंगे, बहुत सारे भाषाई तौर पर भी एक सामंजस्य दिखता है, और आसपास के जुड़े हुए राज्य हैं तो वहां मैसेज जाएगा। और दूसरा, जिस तरह से यहां अल्प घुसपैठियों को या अल्पसंख्यकवाद के तुष्टीकरण को एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया था, और बहुत सारे दंगों में इस्तेमाल किया था। ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ लालू के समय, लालू के पहले भी भागलपुर जैसे दंगे यहां हुए हैं। तो इसीलिए ये जो सारी पॉलिटिक्स है जिसके ट्रेड्स हैं वो आपको बंगाल में मिलते हैं। लिहाजा यहाँ का मैसेज जो है बंगाल तक पहुंचेगा। क्योंकि एसआईआर से अगर सबसे ज्यादा किसी को दिक्कत हुई थी वो ममता बनर्जी थी। तो मैं ये मानता हूं कि यहाँ का मैसेज वहां तक बहुत अच्छे से जाएगा। बीजेपी अगर यहाँ से जीत हासिल करती है तो वहां कुछ परसेंटेज असर होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि वहां जीत एकदम हो जाएगी, क्योंकि हमको वहां का एक अलग उदाहरण है। हमको मालूम है कि वहां पिछली बार केंद्र सरकार या मोदी सरकार ने किस तरह से रेस्पॉन्स दिया था अपने ही समर्थकों को। धीरेन्द्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों से निवेदन है कि यदि आपको ये चर्चा अच्छी लगी है, कंटेंट अच्छे लगते हैं, लाइक करना ना भूलें, वीडियो को फॉरवर्ड करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, जानकारों के साथ। और अभी तक अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, और बेल आइकॉन में भी ऑल वाला बटन दबाएं ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाएं। धीरेन्द्र पुंडीर जी का चैनल है धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज़ पॉइंट, उसको भी सब्सक्राइब करें और उनको भी सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार। नमस्कार।